हमारा जो पिछला वीडियो था वो डिसकंटिन्यू हो गया था यहाँ से, और मैं रिकॉर्ड करता चला गया और बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो ठीक है बच्चों, हमारा ये जो एक्सप्रेशन था ये हमने यहाँ पे पहुँचे -dA/dt k dt + c इंटीग्रेट किया था हमने दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेट किया था, इधर भी इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट करने के बाद एक c लगा दिया था। उसके बाद मैंने कहा कि dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है विद बेस e, log x होता है विद बेस e। उसी तरह से dA/a का इंटीग्रेशन log a होगा विद बेस e, माइनस साइन रिटेन रहेगा, इज इक्वल टू k बाहर निकला, और dt का इंटीग्रेशन t होता है, ये कांस्टेंट c लिखा हुआ है। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 3। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन हम तब लगाते हैं जब हमें c की वैल्यू पता करनी होती है। तो हमने कहा when t इज इक्वल टू 0, तो उस समय a की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, a0। when t इज इक्वल टू 0, तो कंसंट्रेशन ऑफ a वाज a0। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। जैसे t की वैल्यू 0 पुट की, a की वैल्यू a0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो c इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ a0 आ गया विद बेस e, यानी यहाँ पे c की वैल्यू आ गई। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में जो c की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ लॉग e कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू kt, और जो c की वैल्यू अभी भी निकाली ना माइनस, ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये वैल्यू इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा kt इज इक्वल टू लॉग ऑफ a0 माइनस लॉग ऑफ a0 इनिशियल कंसंट्रेशन, a जो है वो t टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है। आपको पता है लॉग a t टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है, t टाइम के बाद जितना बचता है वो a होता है। आपको पता है कभी भी log a, जब कभी भी आपको log a माइनस log b करना हो, तो ये आपका आता है log a/b, याद होगा आपको। तो log a माइनस log b करना है, तो ये आपका आ गया log ऑफ दिस अपॉन दिस, और यहाँ kt मौजूद है। मैं इसको दोबारा एक बार लिखता हूँ कि हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन kt इज इक्वल टू लॉग ऑफ a0 अपॉन a। अब इस e बीस को, कभी भी e बेस को हटाना हो, तो आपके पास अगर log ऑफ a हो और उसको यहाँ पे बेस 10 करना हो, तो आप 2.303 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो अपने आप log बेस e से 10 हो जाएगा। जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ पे बेस 10 है, तो मैंने इसको बेस e से बेस 10 करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना आ गया। अब ये जो था वो kt के इक्वल था, तो मैंने कहा t इज इक्वल टू k को नीचे ले आते हैं, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 अपॉन a। k तो हम जानते हैं कांस्टेंट रहेगा, a0 भी हम जानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन साहब ये क्या चीज़ है, ये हमेशा याद रखेंगे। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ सीख रहे थे। ये जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा। मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, So this is a बचा हुआ कंसंट्रेशन, नीचे बचा हुआ कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो दैट्स व्हाई आई रोट हियर बचा हुआ और रिमेनिंग कंसंट्रेशन। एक्चुअली ऑलरेडी मैं एक बार वीडियो बना चुका था, तो मुझे पता नहीं लगा कि ये वीडियो शूट नहीं हो पाया है, तो अभी देख लीजिएगा आप। खैर समझ में आ रहा होगा। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 अपॉन a हमें ध्यान से सुनना है कि a बचा हुआ कंसंट्रेशन है, कितनी देर बाद का, t टाइम के बाद का। इसके में और इसके में रिलेशन है, और इन दोनों के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो t टाइम के बाद a0 बचा हुआ कंसंट्रेशन है। अगर कोई कहता है आपसे कि इसका एक एक्सप्रेशन लिखिए, तो आपका वही एक्सप्रेशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 अपॉन a। अच्छी बात है। कोई और कहता है कि मान लीजिए शुरू में कंसंट्रेशन a थी साहब, और t टाइम के बाद x खत्म हो गई, t टाइम के बाद x खत्म हो गई, तब एक्सप्रेशन लिखिए आप। तब आप एक्सप्रेशन लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आप कहोगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन a, और बचा हुआ कितना, a माइनस x, यहाँ नीचे बचा हुआ a माइनस x, तो यहाँ नीचे a माइनस x आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन चाहे ये वाली याद करिए चाहे ये वाली याद करिए, लेकिन ज्यादा काम आपके ये वाली आने वाली है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन आने वाली है। इस एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि आप ग्राफ दिया होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर ग्राफ दिया होगा वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आ सकता है। लेकिन उससे भी पहले हम ग्राफिकल एनालिसिस से भी पहले हम हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस इसके बाद बात करेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है,
मान लीजिए कोई इतना सा सामान दिया हुआ है, ये पेन दी हुई है, इतना इतना कोई रिएक्टेंट है, इसका जितना भी कंसंट्रेशन है उसका आधा होने में, इस पूरी कंसंट्रेशन का आधा होने में जितना टाइम बचेगा, धीरे 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 ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, 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 अब ये आधा बचा, तो आधा होने में जितना टाइम लैप्स किया वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। फिर इसका आधा होने में वही हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट होता है, देखोगे आप हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इज दैट टाइम पीरियड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। जब ओरिजिनल कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन आधा बचे तो उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हमारा एक प्रश्न था T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन A, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। लेकिन अगर T हाफ लाइफ पीरियड बन जाता है तो जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन के आधी हो जाती है। तो अब ये वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, T की जगह T हाफ रखते हैं और A की जगह A0/0 रखते हैं। देखिए वही लिखा मैंने, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन A0 तो ऊपर लिखा लेकिन A की जगह लिख दिया A0 अपॉन 0, तो A0 कट गया, बचा 2, ये 2 ऊपर गया, log 2 बन गया और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। बाकी सारी चीजें वही, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई अगर करूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन के। इसका मतलब T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो गया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। इस एक्सप्रेशन से एक दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि T हाफ अगर दिया है, तो अगर दिया हुआ है T हाफ किसी क्वेश्चन में कि T हाफ ऑफ दिस मटेरियल, आई एम सॉरी, T हाफ ऑफ दिस मटेरियल इज इतना, मान लीजिए दिया हुआ है कि T हाफ ऑफ दिस मटेरियल इज इतना दिया हुआ है, तो एक्चुअली वो T हाफ नहीं देना चाह रहा है, वो K की वैल्यू देना चाह रहा है। वो क्या देना चाह रहा है? K की वैल्यू देना चाह रहा है। और T हाफ देने का मतलब है कि वो K की वैल्यू देना चाह रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, T हाफ देने का मतलब कि वो K की वैल्यू ही देना चाह रहा है। दूसरा, ये जो T हाफ है, आपने कहा कि T हाफ 0.693 अपॉन K है, क्या इसमें कहीं पे भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है? A है? नहीं सर, A तो है ही नहीं। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर आप इतना मटेरियल ले लो, किसी का हाफ लाइफ पीरियड 5 मिनट है, इतना मटेरियल ले लो तो उसको आधा होने में भी 5 मिनट लगेगा, और इतना मटेरियल ले लो तो उसको भी आधा होने में 5 मिनट लगेगा, इतना मटेरियल ले लो तो उसको भी आधा होने में 5 मिनट लगेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? शुरू में 5 मिनट में इतना सारा खत्म हो गया और बाद में 5 मिनट में इतना खत्म हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? धीरे हो रहा है, कम हो रहा है। तभी तो इतना जल्दी से 5 मिनट में खत्म हो गया। अब इतना खत्म होने में 5 मिनट लगा, अब इतना सा ही खत्म होने में 5 मिनट लग जाएगा। कहाँ 5 मिनट में इतना खत्म हो जा रहा था। तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। और इस एक्सप्रेशन से एक बात पता चलती है कि जब कभी भी हमें T हाफ दिया है तो एक्चुअली T हाफ देने का एक पर्पज है न्यूमेरिकल में T हाफ अगर दिया है तो वो K की वैल्यू देना चाह रहा है। दूसरा क्या पर्पज है कि T हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी चाहे आप इतना सारा कंसंट्रेशन ले लो, चाहे इतना सारा कंसंट्रेशन ले लो, चाहे बहुत थोड़ा ले लो, उसको आधा होने में उतना ही वक्त लगेगा। T हाफ कांस्टेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल इक्वेशन। तो हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 अपॉन A। मैंने इसको खोला, मैंने इसको लिख दिया T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A0 माइनस लॉग ऑफ A। फिर मैंने 2.303 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट पहले लिखा और ये वाला पार्ट बाद में लिखा। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। क्यों y इज इक्वल टू mx प्लस सी से? ये जो गोला बना हुआ है 2.303 कांस्टेंट के कांस्टेंट लॉग ऑफ A0 कांस्टेंट। A0 कांस्टेंट है जी, बिल्कुल कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है A0? अरे भाई A0 वही चीज तो है जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी और वो तो बदलेगी नहीं, ये कांस्टेंट यानी पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट।
मैंने इसको मान लिया ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का ये c हो गया। जो ये चीज है ये भी कांस्टेंट है 2.303 अपॉन के, तो ये m के जैसा हो गया। और log a तो कांस्टेंट है नहीं, ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ a बदल रही है, तो एक टाइम बदल रहा है और एक a बदल रहा है। अगर a बदल रहा है तो log a भी बदल रहा है, तो log a को मैं x मान ले रहा हूँ, टाइम को y मान ले रहा हूँ। तो इक्वेशन रिजेंबल कर रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये रिजेंबल कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो अगर मैं y और x के बीच में जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही log a और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, एक तरफ log a पुट कर दूं और एक तरफ टाइम पुट कर दूं, तो आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। आप कहोगे स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी ही क्यों मिली, ऐसी क्यों नहीं मिली, इधर से क्यों नहीं मिली, इधर से क्यों नहीं मिली स्ट्रेट लाइन। एक्सक्यूज मी। तो इसका स्लोप आप देख रहे हो नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप ऐसे ही बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा नेगेटिव स्लोप का। तो आपने कहा कि इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, निकल सकता है। क्वेश्चन क्या देंगे, log a के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ दे देंगे और यहाँ पे एंगल दे देंगे, यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया आपको 120 डिग्री मान लीजिए दे दिया, और कहा कि k की वैल्यू बताइए। तो k की वैल्यू कैसे पता करोगे, 120 डिग्री पता है तो यानी कि स्लोप पता है। कैसे स्लोप पता है, tan 120 tan थीटा इज स्लोप, स्लोप पता है। और अगर आपको स्लोप पता है तो स्लोप माइनस 2.303 अपॉन के इक्वल है। लाइन को हमने कंपेयर किया तो स्लोप पता है तो के की वैल्यू पता है। कैसे, के यहाँ करेंगे स्लोप से डिवाइड कर देंगे 2.303 को माइनस 2.303 को, तो के की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी कि ग्राफिकल मेथड से भी हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, या क्वेश्चन में दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ integrated rate law for first order reaction. Sometimes this kind of things may be asked. हम अगला जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल करेंगे या एक्सप्रेशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।